हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल फीटल डॉपलर्स के बारे में। राइट, तो जैसे कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि 12 वीक्स का जो अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम न्यूक्लियर स्कैन या लेवल 1 बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट एक अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम बेबी को तो देखते ही हैं और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा हो गई है, मशीन्स हमारे पास इतनी अच्छी अवेलेबल है दैट प्रॉब्ली वी आर in a position to invert the pyramid and to for all practical purposes virtually we can identify all the congenital abnormalities at 12 weeks. पहला। दूसरा, it is the first window of opportunity by which we are very specific so as to see the feto-maternal connect, meaning thereby कि बेबी को माँ से कितना ब्लड फ्लो जा रहा है, वो उसके बारे में भी हम अंदाज बहुत हद तक हम बहुत स्पेसिफिक होकर हम वो अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस तरह की बात नहीं बनती है और many times we end up doing these Dopplers and the babies are being referred and the fetuses and the pregnancy has been referred to us at something around as late as 20 weeks। तो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है so as to intervene in between। तो कौन सी वेसल को कब देख के और कितना एबनॉर्मल और हम कैसे खुद को कैसे जाने और पेशेंट्स को क्या बताएं, तो वो मैं एक अच्छा केस है, मैं इसके द्वारा आपको बता देता हूँ। What we are seeing is at 23 weeks, right? तो लेफ्ट uterine artery इसकी RI को देखिए तो 7 है, राइट को देखिए तो 89.89 है, राइट। They are very high as expected, absent and diastolic flow है umbilical artery में, राइट। एंड डक्टस वेनोसस का जो फ्लो है वो नॉर्मल रहता है, तो रिवर्सल तक भी नॉर्मल रह सकता है डक्टस वेनोसस का। ये दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इज अ प्रीलोड इंडेक्स IVC which is at 50th centile, राइट। इसको देखिए तो ये प्रीलोड इंडेक्स IVC है which is 50th। ये कंटिन्यूस फॉरवर्ड फ्लो है ए वेव में डक्टस वेनोसस में, ओके, सो which is normal। this is a normal PLI IVC, how does it looks like, right? and this is the biometry showing a severe IUGR। यूट्राइन आर्टरीज यूट्रस को ब्लड फ्लो करती है, ब्लड सप्लाई देती हैं और उनको रीमॉडल होना ही चाहिए एज द प्रेगनेंसी इज एडवांसिंग, एज द बेबी इज इंक्रीजिंग द डिमांड एंड देयरफॉर द यूट्राइन आर्टरीज शुड गेट रीमॉडल्ड सो एज टू मीट अप विद द डिमांड्स ऑफ द बेबी एंड देयरफॉर दे शुड इंक्रीज इन डायमीटर एंड डिक्रीज देयर रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर दे शुड सप्लाई मोर विद द एडवांसिंग जेस्टेशनल एज। पहला। दूसरा, कोई लाजमी तौर पे कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है बाय विच वी कैन रियली आइडेंटिफाई एंड वी कैन टेल यू कि किसकी RI और किसकी PI कितनी ज़्यादा और कितनी अबनॉर्मल होने से। सो दीज आर ऑल रिलेटिव बट डेफिनेटली 0.8 की RI विद पोस्ट डायस्टोलिक नॉचिंग डेफिनेटली अबनॉर्मल हो जाती है, राइट। दूसरा। तीसरा, एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो होना बहुत सारी चीज़ों का द्योतक और मार्कर मिल सकता है। तो एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो आने के बाद में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा आर्मेंटेरियम अवेलेबल नहीं रहती है। चौथा, कितना टाइम अवेलेबल है कि हम इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डक्टस वेनोसस एक वेसल होती है जो कि ट्रम्पेट या आप ऐसा समझिए कि जो कीप होती है अपनी फनल जैसी होती है, उस तरह की एक होती है। और चूंकि हम एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो या उस कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बेबी को ऑक्सीजन का सप्लाई या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस में डक्टस वेनोसस डायलेट भी हो जाती है। So meaning thereby that it increases in diameter and it is a very sort of a vessel which has got a huge flow। So मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि रिवर्सल इन अम्बिलिकल आर्टरी एब्सेंट में तो है ही है, रिवर्सल इन अम्बिलिकल आर्टरी होने के बावजूद भी we can have a continuous forward flow of the A wave in ductus venosus। So meaning thereby the ductus venosus becomes it is not an ideal sort of an vessel so as to identify कि वो बेबी के बारे में हमें बता सके कि वो डाउनहिल जाएगा कि नहीं, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास वी डू हैव अ वेरी गुड वेसल विच इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक वेन और एन इंफीरियर वेना केवा। उन दोनों को अगर आप नेगोशिएट करते हैं तो प्रॉब्ली वी कैन आइडेंटिफाई अ प्रीलोड इंडेक्स IVC। ओके, प्रीलोड इंडेक्स हमको ये बताता है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब भी वो ब्लड को फीटल हार्ट में ब्लड को वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। तो उसका परसेंटेज रिवर्सल अगर लेस देन 30% है विच हैपन्स इन यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज रिवर्सल 50% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्ली व्हाट वी कैन सी कि दैट द बेबी इज गोइंग डाउनहिल एंड वी आर
we can assume that probably it is not a good finding. It is a sinister finding, and probably the baby might be leading up into right ventricular failure. Okay, so meaning thereby that we don't have too much of a time, and therefore we can have an echogenic bowel, which is also a marker या द्योतक हो सकता है वो mesenteric ischemia का. तो mesenteric ischemia और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, और अगर हम इसको और ज़्यादा डिले करते हैं एंड वी टेक द बेबी आउट आफ्टर सम टाइम, सो आफ्टर द बेबी इज बोर्न द बेबी माइट लैंड अप इनटू नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, राइट. जैसे आप इसको और थोड़ा डिले कर ले प्रेगनेंसी को कि लेट अस वेट, डक्टस वेनोसस बिल्कुल नॉर्मल है, लेट अस वेट फॉर द रिवर्सल इन द अम्बिलिकल आर्टरी टू हैपन, और टू हैव अ रिवर्सल ऑफ AV in the ductus venosus to happen, but in the meantime the baby would land up into an RVF, right ventricular failure पहला, vis-a-vis we can have an echogenic bowel. So after the baby is born the baby would be into a failure, so probably we'll give some inotropes to the baby. वो inotropes के चक्कर में भी ऐसा होता है कि splenic circulation और खत्म हो जाती है जो precarious पहले से ही थी, right, and therefore we have had echogenic bowel, and therefore after the baby is born, baby is there in the NICU, so the baby most likely lands up with a necrotizing enterocolitis, which is also not a very good sort of a sign, and therefore the baby might land up into a lot of complications like septicemia and DIC and so on and so forth, right. So meaning thereby that to delay the delivery of the baby to such a great extent that probably we are having echogenic bowel, or we are having a sort of reversal of AV with the ductus venosus, or reversal in the umbilical artery, it would be a finding that would be too late to really help the baby out, right. Thank you very much for your patient listening.